वन, दिस इज़ अदिति पांडे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। कल हमने इस चैप्टर में जाना था कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है। सो आज हम पढ़ेंगे असहयोग की शुरुआत और अंत। 1917 के अधिकांश समय में महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल की उपजाने की जो आज़ादी थी उसे दिलाने में ही उनका मोस्ट ऑफ द टाइम बीता। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। उससे पहले ये जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या होता है। खिलाफत आंदोलन 1919 टू 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की कुछ निम्नलिखित मांगें थीं। पहला कि ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर टर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे, और दूसरा था जजीरात उल अरब यानी कि अरब, सीरिया, इराक और फ़िलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वो इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। क्या लगता है आपको, क्या ये आंदोलन जो है वो होना चाहिए? मतलब इस टाइप का आंदोलन एक सही आंदोलन था? आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। गांधी जी ने आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त किया था। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुईं, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध के चलते कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसको अपने ढंग से व्याख्या की तथा शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर के प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तारीखों का इस्तेमाल करके कार्यवाही की। असहयोग आंदोलन था, अर्थात उसमें किसी को भी सरकार को बढ़ावा नहीं देना था, उसको सहयोग नहीं करना था। हमारे ऊपर हमारी सरकार का तो राज था नहीं, दूसरी सरकार थी। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी सरकार है जो सब कुछ गलत ही कर रही है, कुछ भी आपके हित में नहीं कर रही है, ना ही एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस को लेके, ना ही एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस को लेके, तो आप उसे हटाना चाहेंगे। तो सरकार को यदि आपको हिंसा का भी उपयोग नहीं करना है तो आप उसे कैसे हटाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि कार्यों पर हड़ताल की जाएंगी। जैसे बैंकों को अपनी सैलरी बढ़वानी होती है तो क्या करते हैं, हड़ताल ही करते हैं ना, फिर बढ़ जाती है सैलरी। बाकी ये तो एक गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी भी सरकारी बैंक में चले जाते हैं तो काम तो वो लोग ढंग से करते नहीं हैं, और उसके बाद हड़ताल ऐसे करते हैं जैसे कि बस सब पूरे देश का सैलरी नहीं मिल जाना चाहिए। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग व स्व अनुशासन आवश्यक थे। कोई भी आंदोलन यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो देना ही होगा। प्रतिवाद भी होगा, बहुत से लोग आपके खिलाफ भी जाएंगे, स्व अनुशासन भी आवश्यक है। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सज़ा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा। मैंने आज तक
जिनकी जांच की है अथवा करूँगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में भी जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वो भी ये जानते हैं कि आप एक उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति हैं। जननेता 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार 1916 में BHU में अपने भाषण में किए गए वादे को उन्होंने पूरा किया। अब वह व्यावसायिक व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, बल्कि अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें अपना भाग लिया था। गांधी जी उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे, उन्हीं की तरह रहते थे, उन्हीं की भाषा में बोलते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि वो सादा जीवन, उच्च विचार में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था, उसके घोर आलोचक थे। इसलिए उन्होंने चरखा एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मनुष्य प्रौद्योगिकी को बहुत महिमामंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता है। मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हज़ारों लोग बिना काम के भूख से मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाएं। मैं मानव समुदाय के एक हिस्से के लिए नहीं हूँ, बल्कि सभी के लिए समय और श्रम को बचाना चाहता हूँ। ये गांधी जी के वर्ड्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वो कपड़े कभी ख़रीदते नहीं थे, वो कपड़े सिलते थे एंड देन आफ्टर चरखे से सिल के फिर वो खुद से पहनते थे। तो ये इसीलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि ह्यूमन रिसोर्स का भी उपयोग किया जाए ना। अगर देखिए हर तरह की फैक्ट्रीज़ में सिर्फ मशीन्स ही लग जाएंगी, मतलब जहाँ ह्यूमन से काम हो सकता है आप वहाँ मशीन लगा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें कम खर्च पे पड़ जा रही हैं। ऊपर से आपको सबको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। ऊपर से आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि वो नहीं आया कल तो ये नहीं होगा, वो चला गया तो ये नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, बहुत से लोगों का रोज़गार छिन जा रहा है ना। तो इस तरीके से मैनेज करना चाहिए। लाइक मशीनें लगाना गलत नहीं है। ऑब्वियसली 130 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या है, प्रोडक्शन बहुत हाई है। अगर लेकिन कह सकते हैं अगर सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाए तो क्या होगा ना कि सबके पास रोज़गार रहेगा। तो ऐसे ये दिक्कत नहीं होगी कि कोई भूखे मर रहा है। और रोज़गार का काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़रूरत होगी। बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी यदि सिर्फ मशीनें हटा दी जाएं कुछ कंपनी से तो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मशीनें कहीं ना कहीं बहुत मास मतलब एक बहुत बड़े तौर पे प्रोजेक्ट कह सकते हैं आपकी उत्पादन होता है। और ऐसे में ह्यूमंस उतना एबल नहीं है कि वो उतना जल्दी कर सकें वो चीज़ें। जैसे कि बहुत से चिप्स के पैकेट बन रहे हैं तो एक दिन में वो लगभग लाखों चिप्स के पैकेट्स बना लेते हैं। आपने देखा होगा वो मशीनें कैसे काम करती हैं। मतलब अगर आप यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को ह्यूमन नहीं कर पाते हैं उतनी आसानी से। तो आई थिंक मतलब मुझे क्या लगता है मेरे हिसाब से कि ये जो प्लास्टिक पेपर में हम लोग चिप्स बेचते हैं उसकी जगह हमें कोई और पेपर यूज़ करना चाहिए। जैसे में जो बाँस के पेपर आते थे, आपने देखा होगा ना, बचपन में हम लोग उससे वो करते थे। बचपन में हम उसे अपनी कॉपीज़ पे चढ़ाते थे। वो ब्राउन कलर के पेपर्स होते थे। किसने किसने अपनी कॉपीज़ पे चढ़ाया है वो? 2006-7 में मेरी कॉपीज़ पे था जब मैं छोटे क्लासेस में थी। तो आप लोगों ने कभी ऐसा किया है कि मतलब बहुत से लोग ऐसे होते थे जो ऑरेंज कलर की कवर चढ़ाते थे। वो ऑरेंज कलर की कवर बहुत अच्छी लगती थी बट वो बहुत कॉस्टली होती थी। लेकिन जो ब्राउन पेपर आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था और चढ़ाने के बाद काफ़ी अच्छी लगती थी कॉपी। तो अगर वो जो पेपर है ना, वो पेपर एक तो ह्यूमंस बनाते हैं, ठीक है, वो मशीन से बन के नहीं आते हैं। अगर उन पेपर्स को फिर से मार्केट में लाया जाए तो दैट विल बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि वो या तो वो पेपर लाया जाए या तो आपने देखा है कि पहले लोग शादियों में किस तरीके से खाना खाते थे। पत्तों का जो प्लेट होता था वो एक डिफरेंट टाइप का प्लेट होता था ना। दैट प्लेट मतलब वो प्लेट बहुत अच्छा होता था। क्यों? क्योंकि वो पत्तों से आ रहा है, ठीक है। तो आप उन पत्तों को अगर ज़मीन में रख देते हो तो वो एक तरह से खाद बन जाएंगे, बहुत आराम से उसका रिसाइकलिंग हो जाएगा। तो अगर उन्हीं पत्तों का अब लाया जाए, उन्हीं पत्तों को मार्केट में वापस लाया जाए एंड उसमें ये जो चिप्स के पैकेट्स हैं,
कैंडीज़ वगैरह हैं, ये सही चीज़ें अगर उन पैकेट्स में करके बेची जाए ना, तो एक नया कह सकते हैं आप, एक अच्छा भी लगेगा देखने में। इतने दिनों से पैकेट्स देखते देखते बोर नहीं हो गए हम लोग? तो अगर कुछ नया पैकेट आता है तो ये चीज़ अच्छी है, और प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं बचेगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर थिंक करना चाहिए। वैसे आपके ओपिनियंस क्या हैं इस चीज़ पे? जैसे कि आपने देखा होगा, कल परसों में एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लास्टिक जो पोल्यूशन है उसे कम करना ही होगा। लाइक पहले क्या था, 50 माइक्रोन्स ऑफ प्लास्टिक्स थे ना, तो उसकी थिकनेस इंक्रीज़ करनी है 2022 तक, क्योंकि मोदी जी ने 2022 तक कहा था कि वो बिल्कुल प्लास्टिक एकदम बैन अच्छे से कर देंगे। तो इसके लिए लाया गया है कि 50 माइक्रोन्स के जो प्लास्टिक है उन्हें 75 किया जाना चाहिए, या फिर 150 किया जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 माइक्रोन्स के प्लास्टिक को अगर हम 75 या 150 कर देंगे तो उसकी पावर्स तो बढ़ जाएंगी ना। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी पावर्स नहीं बढ़ेंगी। एक्चुअली क्या है ना, वो थिकनेस इंक्रीज़ करने से वो ईज़िली रिसाइकल हो जाता है। लेकिन अब बहुत मोटे प्लास्टिक्स तो हम यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन वो ईज़िली रिसाइकल हो जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ की जानी चाहिए, क्योंकि हमें प्लास्टिक को कंट्रोल करना ही होगा। आपने भी देखा होगा कि जब मतलब बहुत ज़्यादा उठती है मांग कि हमें प्लास्टिक बैन होना चाहिए, तो जो दुकान वाले भैया हैं उन जगहों पे आपको प्लास्टिक ईज़िली अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन फिर वही 4-5 महीने बाद आपको फिर से प्लास्टिक्स दिखने लगते हैं। लाइक अभी 4-5 महीने पहले प्लास्टिक्स नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब देख लीजिए हर लोकल दुकान पे आपको वो तुरंत ही प्लास्टिक दे रहे हैं। तो आई थिंक, मुझे क्या लगता है ना कि जो पुलिस है वो उसके बारे में लेके सतर्क नहीं है ना। आप हर दुकान पे जाके चेकिंग कीजिए ना, रोज़ सुबह आप एक बार दुकान पे जाके चेकआउट कीजिए, जिसके आप प्लास्टिक मिले 500,000 रुपीज़ फ़ाइन लगाइए। सो इन सारी चीज़ों से वो लोग बदलेंगे। यहाँ के लोग ना मतलब वो अच्छे से नहीं मानते हैं। अगर आप कहोगे कि प्लास्टिक यूज़ मत करिए, झोला लेके निकलिए, तो क्या दिक्कत है? एक हैबिचुअल हो रहे हैं ना आप लोग। जैसे आपको हैबिट हुई है कि नहीं, आप प्लास्टिक्स लेने जाते हैं या फिर आप झोला लेके जाते हैं। ये इट इज़ वेरी गुड हैबिट, आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए। आप अपने गेट पे रख लीजिए, गेट के पास कोई ऐसी जगह हो जो ईज़िली आप वहाँ से कैरी कर सके। जैसे की स्टैंड होता है कुछ लोगों के घर में चाबियों के लिए, तब वहाँ टांग दीजिए झोले की। जाते वक्त आप वहाँ से झोला लेके ही जाएंगे बाहर, अगर आप कुछ भी लेने जा रहे हैं। आप अपने बैग में, अगर आप कॉलेज जाते हैं या कहीं जाते हैं, वहाँ से आते वक्त कुछ लेते आते हैं, तो जैसे मम्मी ने कहा कि हाँ वहाँ से आते वक्त ये सामान लेते आना, तो आप अपने बैग में हमेशा एक बैग रखिए, एक क्लॉथ बैग रखिए। एंड जब भी आप आइए तो अगर आप कोई भी सामान लेते हैं तो उस झोले में लीजिए, वहाँ से लेकर आइए। प्लास्टिक वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं उतना वो नहीं होता है कि ईज़िली कैरी कर सके वो सारी चीज़ें। अब बहुत ही कम सामान ही उसमें कैरी हो पाते हैं। ऊपर से कैसा लगता है ना, यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट और आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो आज से आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए कि कोई भी प्लास्टिक को यूज़ नहीं करेगा। जितना मतलब कंट्रोल कर सकते हम करेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और ये सबके लिए हार्मफुल है ना। जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि फिर ये जब रिसाइकल नहीं हो पाता है, जैसे 300 से भी ज़्यादा टन्स प्लास्टिक 2019 और 20 में रिलीज़ हुए हैं, एंड उसमें से आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 60% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाए हैं। 40% प्लास्टिक जो है वो पूरा प्लास्टिक पोल्यूशन में ऐड हो गया। 40% मतलब जानते हैं आप, टन्स में से 40% मतलब कितना ज़्यादा प्लास्टिक होगा, इमेजिन कीजिए। और ये प्लास्टिक फिर जब सीज़ में जाते हैं तो ये क्या करते हैं ना, ब्लॉक कर देते हैं, और जो जानवर हैं उनके अंदर फंस जाएंगे, तो फिर हमारे फूड चेन में कहीं ना कहीं से एंटर कर जाते हैं। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग को प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। हम कहीं भी जाएंगे तो पेपर बैग लेके जाएंगे एंड मास्क ज़रूर लगाएंगे। अभी मैंने देखा कई लोग मास्क को बिल्कुल भूल ही गए हैं, जैसे कोरोना ख़त्म हो गया, अरे थर्ड वेव आने वाली है और नहीं भी आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि मास्क कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हार्मफुल है। पहले हम स्टॉल लगाते ही थे, बाहर जाते थे तो धूप है, हमने स्टॉल कैरी कर लिया, करते थे ना। क्यों करते थे? ताकि पोल्यूशन से हम बचे रहें, धूल मिट्टी से बचे रहें, और अच्छा भी रहता है, उससे स्किन भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो हमें मास्क लगाना चाहिए, ठीक है। मास्क लगाना इज़ नथिंग, उसमें कुछ भी बैड नहीं है। अगर आप मास्क लगाते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ ही है, एक अच्छा ही रहेगा आपके लिए।
आपकी हेल्थ को ये इम्प्रूव करेगा, ऊपर से ये अच्छा भी है, आपके लिए भी अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इट इज़ गुड फॉर दिस। तो अब आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि सभी लोग प्लास्टिक बैग को मतलब यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एंड द सेकेंड थिंग कि हम मास्क यूज़ करेंगे। ओके, तो आज हम अपना क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं एक्स्ट्रा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग योर टाइम, बट दिस इज़ क्वाइट नेसेसरी। कभी कभार बातें हो जानी चाहिए, वैसे भी हम रोज़ ही पढ़ते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपकी क्या थिंकिंग है प्लास्टिक बैन को लेकर, आपकी क्या थिंकिंग है आंदोलन को लेके, गांधी जी को लेके। मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे बीच में, आप उससे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर स्टार्ट किया जाएगा 10 to 15 डेज़ में। आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज़ गुड फॉर यू। यू नो, अगर आप अभी से आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो मैं करंट में से ही आपको क्वेश्चन दूँगी, जिससे क्या प्रॉफिट होगा कि आपका जो आंसर लिखने का पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखेंगे और मैं उसको चेक भी करूँगी आपके आंसर्स को कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से बन जाएगी ना, एक आदत सी लग जाएगी। तो आपको अगर 4-4, 5-5 आंसर एक दिन में लिखने होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस सपोर्ट में हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।